आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी रोमांचक थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन ये हमारे इतिहास की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। एक ऐसा सच जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। सही कहा। हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी की, राजपूताना का वो दौर और अरावली की वो अजेय चोटियां, जहां ऐसे अभेद्य किले खड़े थे जिन्हें दुश्मन का एक तीर तक नहीं छू सकता था। मतलब दिल्ली सल्तनत की खूंखार सेना महीनों तक बाहर डेरा डाले रहती थी, अपनी पूरी ताकत झोंक देती थी। हाँ, और फिर भी उस किले का एक पत्थर भी नहीं हिला पाते थे। बिल्कुल, ऐसा लगता था जैसे वो महान ढांचा कभी नहीं गिरेगा। हम्म लेकिन फिर भी वो ढह गया। और मजे की बात यह है कि वो दुश्मन के हथियारों से नहीं गिरा। तो फिर कैसे गिरा? वो गिरा अंदर से खोले गए एक दरवाजे से। मतलब जब दीवारें मजबूत हों तो अक्सर खतरे बाहर से नहीं बल्कि अपनों के बीच से आते हैं। और यही इतिहास का सबसे दोहराया जाने वाला पैटर्न है। ये साबित करता है कि दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्थाएं अक्सर बाहरी ताकतों से नहीं हारती। उनका पतन तब होता है जब वो भीतर से खोखले हो जाते हैं, जब लालच और विश्वासघात उस अजेय कवच में दरार डाल देते हैं। तो आज की हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा का मिशन महज युद्धों की तारीखें गिनना नहीं है। आज हम 12वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूताना के उस स्वर्णिम काल का विश्लेषण करेंगे, विशेषकर रणथंभौर और जालौर के चौहान वंश का दिल्ली सल्तनत, खासकर खिल्जी वंश के साथ जो महासंग्राम हुआ उसे समझेंगे। बिल्कुल। हम उस कूटनीति, उस अर्थशास्त्र और गद्दारी के उस मनोवैज्ञानिक खेल को समझेंगे जिसने अरावली के इन महाबली किलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हाँ, क्योंकि ये केवल राजाओं के पतन की कहानी नहीं है, ये सत्ता और मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक अध्ययन है। तो चलिए शुरुआत उस किले से करते हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, रणथंभौर। रणथंभौर। 1194 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद महान पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने इस दुर्ग में चौहान वंश की नींव रखी थी। इल्तुतमिश जैसे सुल्तानों के शुरुआती हमले जरूर हुए, लेकिन इसका असली स्वर्णिम युग तब शुरू हुआ जब गद्दी पर बैठे हमीर देव चौहान। और उनका शासनकाल जो 1282 से 1301 तक रहा, वो किसी रणनीतिक मास्टर क्लास से कम नहीं था। मास्टर क्लास कैसे? ऐसे कि उन्होंने अपने जीवन में 17 बड़े युद्ध लड़े, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 16 युद्ध उन्होंने एक तरफा जीते। अरे वाह! 17 में से 16 जीतना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक अद्भुत सैन्य अनुशासन रहा होगा, लेकिन हमीर देव की महानता केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। वो कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने खुद श्रृंगारहार नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, मतलब एक तरफ तलवार और दूसरी तरफ कलम। ओ। और इसी सांस्कृतिक शक्ति का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू मुझे नजर आता है, उनके द्वारा बनवाई गई 32 खंभों की न्याय की छतरी। हाँ, जो उन्होंने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के सम्मान में बनवाई थी। सही कहा। और अगर हम इसे आज के आधुनिक चश्मे से देखें तो ये महज एक इमारत नहीं थी। मुझे लगता है ये एक तरह की लेगेसी बिल्डिंग या ब्रांडिंग थी। ब्रांडिंग? वो कैसे? मतलब जहां बैठकर वो खुद जनता को न्याय देते थे, वो अपनी अजेय शक्ति और अपने राजवंश की स्थिरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थरों पर उकेर रहे थे। ये दुनिया को एक साफ मैसेज था कि रणथंभौर अब केवल एक किला नहीं है, बल्कि एक अमर विचारधारा बन चुका है। बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन उस विचारधारा और उस ब्रांड को सुरक्षित रखने वाली जो असली ढाल थी, वो थी रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति। हाँ, वो अरावली की पहाड़ियां। बिल्कुल। रणथंभौर उन ऊंची और घुमावदार पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह स्थित था जहां तक दुश्मन की भारी सेना और हथियारों का पहुंचना एक दुष्स्वप्न था। इसके चारों ओर की खाइयां और जंगल इसे गजब की प्राकृतिक सुरक्षा देते थे। तभी तो बाद में मुगल काल में अबुल फजल ने वो मशहूर बात कही थी ना। हाँ, उन्होंने कहा था, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यहाँ बख्तरबंद है। बख्तरवन मतलब जैसे किसी ने आर्मर पहन रखा हो। बिल्कुल। बाकी किले खुले आसमान के नीचे आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन रणथंभौर ने एक ऐसा प्राकृतिक कवच पहना हुआ था जिसे भेदना लगभग असंभव था। और यही कवच दिल्ली सल्तनत की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि दिल्ली के इतने करीब एक आजाद और अजय राज्य को कोई भी साम्राज्यवादी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही हताशा हमें जलालुद्दीन खिलजी के व्यवहार में दिखती है। 1290 और 92 में उसने रणथंभौर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। हाँ, महीनों तक वो अरावली के जंगलों में भटकते रहे। सही कहा। और जब रसद खत्म हो गई और किले का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो वापस लौटते हुए उसने अपनी हताशा छिपाने के लिए क्या कहा पता है? क्या? वही लोमड़ी और खट्टे अंगूर वाली बात। हाँ, बिल्कुल।
उसने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये तो पूरी तरह से अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश थी। हाँ, लेकिन परिस्थितियां तब पूरी तरह बदल गईं जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा। उसका नजरिया बिल्कुल अलग और आक्रामक था। महत्वाकांक्षी भी। बहुत ज्यादा। वो मानता था कि पूरे भारतवर्ष पर केवल उसका अधिकार होना चाहिए और रणथंभौर जैसा शक्तिशाली शक्ति केंद्र उसके अहंकार के लिए एक सीधी चुनौती था। और इस आग में घी डालने का काम किया एक बागी मंगोल सेनापति ने। मोहम्मद शाह। हाँ, मोहम्मद शाह, जिसने खिलजी से बगावत की और भागकर रणथंभौर में हम्मीर देव के दरबार में शरण मांग ली। अब अलाउद्दीन ने मांग रखी कि उस बागी को दिल्ली सल्तनत के हवाले किया जाए, लेकिन हम्मीर देव ने साफ इनकार कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप 1299 में हिंदुवाड़ का भयानक युद्ध हुआ। हाँ, जहां हमीर के सेनापतियों ने खिलजी की सेना को बुरी तरह खदेड़ा, यहां तक कि अलाउद्दीन का सबसे खास सेनापति नुसरत खान भी मारा गया। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, यहां मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं। ये पूछिए। अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर इसे स्ट्रेटेजी या स्टेट क्राफ्ट के नजरिए से देखें, तो क्या हम्मीर देव का ये हट, ये जिद, एक तरह की रणनीतिक आत्महत्या, मतलब स्ट्रेटेजिक सुसाइड नहीं थी? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। मतलब महज एक बाहरी शरणार्थी को बचाने के लिए अपने पूरे साम्राज्य, सेना और निर्दोष जनता को दांव पर लगा देना कहाँ की समझदारी थी? राजपूताना में वो कहावत भी तो है ना, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। हाँ, यानी जो जिद पकड़ ली सो पकड़ ली। तो क्या एक राजा को एक व्यक्ति के लिए पूरे राज्य की बलि चढ़ा देनी चाहिए? देखिए, आज के दृष्टिकोण से ये अजीब लग सकता है, लेकिन उस कालखंड के नैतिक और राजनैतिक ढांचे को समझना जरूरी है। राजपूतों के लिए शरणागत की रक्षा करना केवल एक नैतिक मूल्य नहीं था। तो और क्या था? ये उनकी संप्रभुता, उनकी सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक था। अगर हम्मीर देव उस मंगोल सेनापति को सौंप देते तो इसका मतलब केवल एक व्यक्ति को सौंपना नहीं होता। अच्छा, मतलब वो दिल्ली सल्तनत के सामने सरेंडर करने जैसा होता। बिल्कुल, ये स्वीकार करना होता कि रणथंभौर अब आजाद नहीं रहा। और वैसे भी अलाउद्दीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए यह साफ था कि उसे कब्जा तो करना ही था। बागी सेनापति तो बस एक बहाना था। तो अगर हमीर झुक जाते तो शायद कुछ वक्त मिल जाता, पर आजादी हमेशा के लिए चली जाती। सही कहा। इसलिए ये जिद नहीं थी, बल्कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बचाने का दृढ़ फैसला था। मतलब ये झुकने और टूट जाने के बीच का चुनाव था, और हमीर ने सम्मान के साथ लड़ना चुना। बिल्कुल। तो टकराव तय था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने पूरी ताकत से रणथंभौर को घेर लिया, लेकिन फिर से हथियारों का बल उस प्राकृतिक कवच को भेद नहीं पाया। और जब सीधी लड़ाई में जीत असंभव लगी, तब अलाउद्दीन ने रणनीति बदली। उसने छल का सहारा लिया। हाँ, अलाउद्दीन ने हम्मीर के 2 सबसे विश्वासपात्र सेनापति रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर में ला लिया। और उन दोनों गद्दारों ने गुप्त रास्तों की जानकारी दुश्मन को दे दी। इसे अगर हम आज के जमाने से जोड़ें तो ये किसी बड़े साइबर सिक्योरिटी ब्रीच जैसा है। वो कैसे? मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फायरवॉल है, बाहर का कोई हैकर उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर कंपनी का ही कोई सीनियर एम्प्लॉय हैकर को मुख्य सर्वर का पासवर्ड दे दे? अरे, तब तो वो करोड़ों की सुरक्षा व्यवस्था एक पल में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। रणथंभौर के साथ हूबहू यही हुआ। वो किला तोपों से नहीं, अपनों के लालच से ढह गया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय बन गया। जब गद्दारी के कारण दुश्मन अंदर आ गए, तब राजपूताना के इतिहास का पहला साका और जौहर हुआ। जल जौहर, है ना? हाँ, हमीर की रानी रंगा देवी और पुत्री पद्मा के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने इतिहास का पहला और एकमात्र जल जौहर किया। उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए खुद को एक पवित्र जलाशय में डुबो दिया। बहुत ही दर्दनाक। और हमीर देव का क्या हुआ? उन्होंने और उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण किए, किले के दरवाजे खोल दिए और दुश्मन की सीमा पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। इसे साका कहते हैं, जहां पीछे हटने की कोई जगह नहीं होती, बस अंतिम सांस तक दुश्मन का विनाश करना होता है। उसी समय मशहूर फारसी कवि अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के सेना के साथ वहां मौजूद थे। हाँ, उन्होंने इस भयावह घेराबंदी को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपनी किताब खजाइनुल फुतूह में लिखा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उस अजय दुर्ग का नाम बदलकर 9 शहर रख दिया। ये घटना पूरे राजपूताना के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका थी। सुल्तान को समझ आ गया था कि भारतीय राजाओं को मैदान में हराना भले ही मुश्किल हो, लेकिन दरबारियों का लालच जगाकर किसी भी साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेरा जा सकता है। और यही खतरनाक ब्लूप्रिंट उसने अपने अगले लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया, सुवर्णगिरी, जिसे हम जालोर के नाम से जानते हैं। हाँ, जालोर
अरावली की स्वर्ण चट्टानों पर स्थित एक और महाबली दुर्ग। जिसे प्राचीन काल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जाबालीपुर भी कहा जाता था। और वहां के एक महान शासक हुए थे कीर्तिपाल, जिन्हें कीतु एक महान शासक कहकर सम्मानित किया गया था। और इस समय वहां गद्दी पर विराजमान थे वीर कान्हड़देव चौहान। 1305 में दिल्ली और जालोर के बीच एक अस्थायी संधि हुई थी, जिसके तहत जालोर के युवराज विरमदेव को दिल्ली दरबार भेजा गया था। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने राजपूती स्वाभिमान को सीधे ललकारा। हाँ, भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े अहंकार से ऐलान किया, पूरे राजपूताना में ऐसा कोई नहीं जो मेरी तलवार का सामना कर सके। जाहिर है, एक स्वाभिमानी राजपूत इस अपमान को कैसे बर्दाश्त करता। कानड़देव और वीरमदेव ने इसे अपने पूर्वजों का अपमान माना और रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही नाटकीय और भावुक पहलू भी जुड़ा हुआ है। हाँ, वो लव स्टोरी वाला एंगल। बिल्कुल। अलाउद्दीन की बेटी शहजादी फिरोजा को जालोर के युवराज वीरमदेव से एक तरफा प्रेम हो गया था, और ये इतना बढ़ गया कि दिल्ली से बाकायदा विवाह का प्रस्ताव जालोर भेजा गया, जिसे एक स्वाभिमानी राजपूत राजा ने सिरे से खारिज कर दिया। युवराज वीरमदेव रातों रात दिल्ली छोड़कर जालोर लौट आए, जिसने अलाउद्दीन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या किसी दरबार में बोली गई एक अहंकारी बात और एक तरफा प्रेम प्रसंग सच में दो विशाल साम्राज्यों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक सवाल है। लोक कथाओं ने इसे जरूर एक रोमांटिक और अहंकार का युद्ध बना दिया है, लेकिन जब हम भू राजनीति और अर्थशास्त्र देखते हैं तो असली कारण पूरी तरह आर्थिक था। आर्थिक कैसे? जालोर दिल्ली से गुजरात जाने वाले सबसे मुख्य और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग के ठीक बीच में था। ओहो, और गुजरात तो उस समय अपने बंदरगाहों के कारण बेतहाशा अमीर था। बिल्कुल, वहां से मध्य पूर्व के साथ भारी व्यापार होता था। अलाउद्दीन को अपनी विशाल सेना का खर्च उठाने के लिए गुजरात की संपदा और टैक्स की सख्त जरूरत थी। तो मतलब अगर वो प्रेम प्रसंग या दरबार का अपमान न भी होता, तब भी आर्थिक मजबूरी के चलते खिलजी को जालोर पर कब्जा करना ही था। हाँ, अहंकार की चोट ने तो बस बारूद में चिंगारी का काम किया। असली खेल पैसा और नियंत्रण था। अब बात समझ आई। लेकिन जालोर रूपी ताले को खोलने के लिए खिलजी को पहले उसकी कुंजी यानी सिवाना दुर्ग को तोड़ना था। सिवाना, जो अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में बसा था। 1308 में खिलजी ने सिवाना पर हमला किया। वहां के शूरवीर शासक वीर शीतलदेव चौहान ने इतनी कड़ी टक्कर दी कि खिलजी के सेनापतियों के छक्के छूट गए। हथियारों की ताकत फिर से नाकाम हो गई। और ठीक इसी मोड़ पर इतिहास ने खुद को दोहराया। जो रणथंभौर में हुआ वही सिवाना में लागू किया गया। गद्दारी। हाँ, वहां के एक सेनापति भावला को भारी धन का लालच देकर खरीद लिया गया। और उस भावला ने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसने पूरे युद्ध का रुख पलट दिया। उसने सिवाना दुर्ग के एकमात्र पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब में गोमांस मिलवा दिया। कितनी क्रूर रणनीति थी ये। मतलब पहाड़ी किलों की सबसे बड़ी कमजोरी पानी ही होती थी। हाँ, कुएं तो खोदे नहीं जा सकते थे। पूरी व्यवस्था बारिश के पानी पर निर्भर थी। पानी ही जहरीला हो जाए तो इंसान क्या करे। प्यास और बेबसी से हारकर वीर शीतलदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और रानी मैणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। और सिवाना का नाम बदलकर खैलाबाद रख दिया गया। अब कुंजी टूट चुकी थी और बारी थी जालोर के अंतिम संग्राम की, जो 1311 ईस्वी में हुआ। महीनों तक युद्ध चलता रहा और जालोर के सैनिक हर हमला विफल करते रहे। लेकिन तीसरी बार फिर वही विश्वासघात हुआ। खिलजी ने जालोर के सेनापति बीका दहिया को खरीद लिया। और बीका ने दुश्मन को जालोर का गुप्त और कच्चा रास्ता बता दिया। लेकिन यहाँ जो हुआ वो किसी को भी सिहरन से भर दे। हाँ, बीका की पत्नी हीरादे वाली घटना। बिल्कुल। जब उस देशभक्त शतरानी को अपने पति की गद्दारी का पता चला तो उसने अपनी ही तलवार से अपने पति बीका की हत्या कर दी। सोचिए, एक तरफ सुहाग और एक तरफ मातृभूमि, और उसने मातृभूमि को चुना। एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य रहा होगा वो। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन अंदर आ चुके थे। महान वीर कान्हड़देव अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रानी चैतलदेव के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया। और युवराज वीरमदेव ने आत्मसमर्पण करने के बजाय आशापुरा माता के मंदिर में कटार से अपने प्राण त्याग दिए। और वो शहजादी फिरोजा, जब उसे वीरमदेव की मृत्यु का समाचार मिला तो वो इतनी टूट गई कि उसने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अरावली का वो अजेय जालौर अब जलालाबाद बन चुका था। अगर हम इन तीनों किलों को एक साथ देखें, रणथंभौर, सिवाना और जालौर, तो क्या समानता दिखती है? समानता यही है कि महान शासक और अजेय किले बाहरी ताकत से नहीं टूटे, वो टूटे अपनों के लालच से। रणथंभौर में रणमल और रतिपाल, सिवाना में भावला और जालौर में बीका दहिया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है?
यही कि अरावली की चट्टानें बाहरी दुश्मन को तो रोक सकती हैं, लेकिन भीतर पल रहे लालच को नहीं रोक सकती। और ये सीख आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे बनाए सिस्टम, हमारी संस्थाएं या यहाँ तक कि हमारे रिश्ते तभी तक सुरक्षित हैं जब तक इनर सर्कल में वफादारी है। बिल्कुल। सबसे बड़ा खतरा सरहद पार से नहीं, बल्कि अपने ही बीच से आता है। और इस कहानी का अंत एक और गहरी सोच को जन्म देता है। कहा जाता है कि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं। हाँ, अलाउद्दीन ने किले जीते, नाम बदले। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? सदियों बाद जब हम हम्मीर महाकाव्य या कान्हड़दे प्रबंध जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम खिलजी की जीत नहीं मनाते हैं। तो क्या मनाते हैं? हम हारने वाले चौहान शासकों के अद्वितीय स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान का यशोगान करते हैं। साहित्य और लोगों की यादों ने उन्हें अमर कर दिया। ये एक बहुत ही कमाल का नजरिया है, और इसी से एक बड़ा सवाल उभरता है जिस पर सभी श्रोताओं को विचार करना चाहिए। अंदरूनी गद्दारी का ये जो ब्लूप्रिंट हमने देखा, क्या यही आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा अभिशाप नहीं बन गया? सोचने वाली बात है। सोचिए, जब यूरोपियन ताकतें और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आईं, तो उन्होंने भी तो मीर जाफर जैसे अंदर के लोगों को खरीद कर ही हमें जीता था ना? बिल्कुल, बंदूक की ताकत से ज्यादा पैसों की ताकत से। ये एक बेहद चुभने वाला सच है कि हम दुश्मनों की चालाकी से ज्यादा अपनों के लालच से हारते रहे। तो असली जीत कहाँ तय होती है? युद्ध के मैदान में, या फिर इस बात में कि हम अपने ही इतिहास की गलतियों से क्या सीखते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और इसी सवाल के साथ आज की इस ऐतिहासिक